गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम जो कल की क्लासें थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल हमने जो शिक्षण विधि या शिक्षण मॉडल पढ़े थे तो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था तो हमने विभिन्न प्रकार के शिक्षण मॉडल पढ़े थे। इसके अलावा हमने रोजना विधि पढ़ी थी, प्रश्नोत्तर विधि पढ़ी थी, अनुवर्ग विधि पढ़ी थी। ठीक है, तो इन सब विधियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में इनका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो पूरा डिस्कशन उसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, 100-200 नंबर का या 150 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे इसकी शिक्षण विधि या शिक्षण से संबंधित, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे खेल विधि भी आपकी और आपकी अनुकरणीय विधि, अनुकरणीय सामाजिक विधि मैंने कल बता दिया था आपको। ठीक है, निरीक्षण विधि भी, व्याख्या विधि भी, वर्णन प्रवृत्ति भी, ठीक है, खोज विधि भी, ये सब विधियां आज कंप्लीट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था अनुवर्ग शिक्षण विधि। आज पढ़ेंगे शैक्षिक खेल विधि। और मैंने आपको बताया है किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये सब आपको मैंने पहले ही बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो खेल विधि है, खेल विधि में जो शैक्षणिक खेल विधि है, एक अनुदेशात्मक विधि है। कैसी विधि है? अनुदेशात्मक विधि है। अनुदेशात्मक विधि का मतलब ऐसा शिक्षण जिसमें क्रियाएं भी होती हैं। शिक्षण के अलावा, केवल पढ़ाने के अलावा जो विभिन्न प्रकार की शिक्षक के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको अनुदेशन क्रियाएं कहते हैं। तो शैक्षणिक जो खेल विधि है एक प्रकार से अनुदेशात्मक या अनुदेशात्मक क्या है, विधि भी है। ठीक है, ठीक है, करके सीखने पे माना जाता है। तो बाल केंद्रित विधि होती है ये, बाल अनुबल केंद्रित विधि होती है। किस पे केंद्रित होती है? बालकों पे होती है। किस पे? अनुभव पे। तो अनुभव केंद्रित विधि होती है किस पे? बालकों के, या बाल केंद्रित विधि भी कह सकते हैं या अनुभव केंद्रित विधि भी इसको कहा जाता है। क्यों? बच्चा खेल खेल में स्वयं अनुभव लेके इसको क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अब जो खेल विधि है वो प्रवृत्ति भी है और शिक्षण प्रणाली भी है। शिक्षण का मॉडल भी है और एक प्रवृत्ति भी है, शिक्षण प्रवृत्ति भी है। और विधि मैंने आपको बताई थी क्या क्या होती है। तो एक प्रकार से एक शिक्षण मॉडल भी है और प्रवृत्ति भी है, आपको बताया था पहले ही। तो दो क्वेश्चन आपके इससे आगे। एक तो किस प्रकार की ये शिक्षण विधि है, अनुदेशात्मक शिक्षण विधि है। दूसरा किस पे केंद्रित है, बाल अनुभव केंद्रित विधि है। और एक प्रकार से प्रवृत्ति भी है और शिक्षण मॉडल भी है। दोनों प्रकार की ये मॉडल है। कुछ कथन है, देखो। जैसे दो या दो से अधिक फैसलों के मध्य निर्णय रहने की स्वतंत्र क्रिया तथा प्रवृत्ति है। मतलब जब दो या दो से अधिक कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाता है तो उनमें निर्णय, मतलब एक समस्या जो एक समाधान है उसको लेने की स्वतंत्र क्या है, क्रिया है। कौन? खेल विधि, जिसमें सीमित पाठ्यक्रम से अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कि जो पाठ्यक्रम है उससे जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम प्रयास करने में सफल रहे, इसे खेल विधि अपनाई जाती है। खेल खेल में सिखाना। किंडरगार्टन में भी मैंने बताया था खिलौनों के द्वारा खेल विधि का प्रयोग किया गया है, मानसेरी में भी किया गया है। तो खेल विधि काफी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या होता है? टकराव की स्थिति के समाधान हेतु परिकल्पना का प्रतिपादन करना तथा प्रश्न उठाना, परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु जानकारी का विकास करना, परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु जानकारी का विकास करना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसका अनुभव और कौशल वास्तविकता के जीवन की परिस्थितियों में स्थानांतरित कर सके। हमने ऐसा एक वातावरण तैयार करना है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में या वास्तविक जीवन में जो समस्या आती है, अनुभवों के साथ और अपने स्किल के साथ
उनको समाधान करने का एक विधि है ये। तो हम उनको स्थानांतरण करने की कला होती है। तीसरा, मूल्यों के संबंध में निर्णय लेना तथा मूल्यों का जीवन में अनुसरण करना भी इस विधि का एक उद्देश्य होता है। खेल की परिस्थितियों में छात्रों को अधिगमन की स्वायत्तता का विकास करना है। जब हम ये खेल विधि अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं? खेल विधि अपनाते हैं, तो बच्चों को, जो छात्र हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे वो अनुभवों से सीख सके और अपना फैसला, अपना जो डिसीजन है वो ले सके। डिसीजन भी किस आधार पे? विश्लेषण, एनालिसिस के आधार पे, ठीक है, चिंतन करके अपने फैसलों को ले सके। ये जाते हैं, प्रक्रिया देखते हैं इसकी, ठीक है। इसके स्टेप किस प्रकार से अपनाए जाते हैं? 6 स्टेप इसके होते हैं खेल विधि में। खेल विधि में मुख्य रूप से 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है जो नियोजन करना, किसी भी खेल का आयोजन करना। और खेल किससे संबंधित हो? मैंने बताया आपके वैवाहिक जीवन से या दैनिक जीवन से संबंधित या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित। सबसे पहले खेल का नियोजन करना है, और इसमें जो छात्र की भूमिका है वो निर्वाह करने की एक सूची तैयार की जाती है। किस छात्र को कौन सी भूमिका अपनानी है, इसकी एक सूची तैयार की जाती है। तो पहला क्या है? एक खेल आयोजित करना जो आपके पाठ्यक्रम या आपके शैक्षणिक उद्देश्य से संबंधित हो, ठीक है। इसी स्टेप में जो छात्र है उनकी भूमिकाओं का भी निर्धारण करना है कि कौन सा छात्र किस प्रकार की भूमिका अपनाएगा। और ये भूमिका कैसी होनी चाहिए? चक्रीय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? चक्रीय भूमिका होनी चाहिए। जैसे खेलते हैं ना, जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं ऐसे चक्रीय में, तो ऐसी एक चक्रीय भूमिका होनी चाहिए। तो पहला स्टेप नियोजन करना, छात्रों का जो भूमिका है उनका निर्धारण करना, और ये भूमिका कैसी होनी, ये जो हम सूची बनाएंगे चक्रीय होनी चाहिए। दूसरा इसका जो स्टेप होता है वो होता है तैयारी करना। माने जो हमने एक खेल का आयोजन किया है उसके जो कॉन्सेप्ट है और जो स्किल है, भाई उनको निश्चित करना है। क्या करना है? निश्चित करना है कि इस जो हमने जो खेल नियोजन किया है इसका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, और इसमें बालकों के कौन कौन से स्किलों का विकास होगा, इसकी पूरी क्या करना है? इसका निर्धारण करना है। और छात्रों को जो भूमिका है उसमें भी डिस्कस करना है। माने छात्रों की भूमिका बड़ी समझदारी से देते हैं कि छात्र को किस आधार पे कौन सा कार्य देना है। तो तैयारी करना है, इसका मतलब दूसरा स्टेप है तैयारी करना, कि जो हमने खेल लिए है उसका तैयारी, माने जो प्रिपरेशन है उसको तैयार करना है, ठीक है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इसमें भूमिका निर्वहन करने के लिए कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, और कौन सा छात्र प्रारंभ करेगा, कौन सा छात्र इसको समाप्त करेगा। माने पहले हमने खेल का आयोजन किया, दूसरे में हमने उसकी प्रिपरेशन की कि कौन सा कौशल इसमें विकसित होगा या कौन सा स्किल इसमें छात्रों का विकसित होगा। तीसरा, अब हमने क्रियान्वित किया, इस कार्यक्रम को तैयार किया कि कौन इसको स्टार्ट करेगा। अब हमने वो इसके पूरी स्क्रिप्ट लिख दी कि कैसे कैसे ये खेल चलेगा, ये खेल किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। कौन छात्र प्रारंभ करेगा, कौन छात्र समाप्त करेगा, बीच में कौन कौन से छात्र इसमें भूमिका अपनाएंगे। तो ये तीसरा स्टेप है। चौथा काम होता है टीचर का, शिक्षक का। वो निरीक्षण करेगा, मूल्यांकन विधि के द्वारा सुनिश्चित करेगा, और एक आलेख, सूचनाओं के आधार पर एक आलेख का निर्माण करेगा, और इससे निर्णय लेगा कि ये खेल कितना सक्सेस हुआ है, ठीक है। पांचवा, मैंने कहा छात्रों को स्वयं अनुभवों के द्वारा सीखना है। तो जो पांचवा है, शिक्षक इस कार्यक्रम में सुधार करता है। जो इसकी कमियां हैं, जब मैंने कहा ना उसने मूल्यांकन किया, आलेख बनाया और कुछ कमियां निकली, उन कमियों को वो सुधारेगा। फिर छात्रों की क्रियाओं और उपलब्धियों के आधार पर इनमें परिवर्तन करेगा, और छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर क्या करेगा, आधार पर शिक्षक निर्णय लेता है कि कार्यक्रम को किस प्रकार से
सुधारा जा सकता है। तो देखो आलेख बनाया, ठीक है, 5वां स्टेप क्या किया उसने, छात्रों जो हमने खेल विधि का आयोजन किया है उसमें खामियां क्या है, क्या किया, खामियां क्या किया, जो अंतिम है उसमें सुधार लाना है। तो 6 स्टेप है, कौन कौन से, पहला है खेल का नियोजन करना, दूसरा है जो हमने नियोजन किया है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से स्किल विकसित होंगे छात्रों की, इसको सुनिश्चित करना है। तीसरा पूरा एक स्क्रिप्ट बनाना है कि कौन छात्र प्रारंभ करेगा, कौन समाप्त करेगा, बीच में कौन कौन से छात्र इसमें भागीदार करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम की एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, ठीक है। चौथा, जब स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसको लागू किया, चौथा अब शिक्षक का काम है कि वो देखेगा कि जो खेल विधि चालू की हम, जो खेल विधि शैक्षणिक खेल विधि भी है उसमें मूल्यांकन करेगा और इसका एक आलेख बनाएगा, ठीक है। पांचवें में क्या करेगा, जो शिक्षण खेल विधि है उसको समापन करेगा, क्या करेगा, समापन करेंगे। और छठवें में उसमें सुधार लाएगा कि जो भी उसमें कमियां हैं उन सबको उसमें क्या करेगा, परिवर्तित करेगा और फिर से उसको सुधारेगा। तो इस प्रकार से चक्रीय क्या चलता है, खेल विधि चलता है जब तक वो शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त ना हो सके। तो 6 स्टेप होते हैं खेल विधि के, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, याद आ जाएगा कौन कौन से स्टेप होता है। नियोजन करना, स्किल और कॉन्सेप्ट निर्धारित करना है, इसके पूरा जो आपका खेल शैक्षणिक विधि है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से उसको क्रियान्वित किया जाएगा। पांचवा उसका आलेख या उसका मूल्यांकन किया जाएगा। छठवां उसका समापन किया जाएगा और पांचवा उसका समापन किया जाएगा, लास्ट उसका उसमें परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। विशेषता क्या है, भूमिका निर्वहन, माने भूमिका जो छात्र अपनाते हैं वो वास्तविक जीवन से होना चाहिए। माने जो आपका पाठ्यक्रम से संबंधित जो खेल विधि आप चालू कर रहे हैं वो एक प्रकार से बालकों में सुधार लाने के, सामाजिक सुधार लाने के लिए होना चाहिए। माने एक प्रकार से अंतर प्रक्रिया होना चाहिए शिक्षक और छात्र के बीच में, ठीक है, ठीक है। शिक्षक के लिए खेलों का जो द्राप होता है इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जिसमें मानवीय व्यवहारों की गतिशीलता का शिक्षण किया जा सके, जिसे सामाजिक समस्या का समाधान कर सके और समायोजन कर सके। भूमिका निवाहन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्र निर्णय लेना होता है और समझौता करना होता है, समायोजन करना होता है। कि हमको ऐसी परिस्थिति खेल विधि में बनानी होती है टीचर को जिससे छात्र स्वयं समझकर फैसला ले सके, डिसीजन ले सके और उसका समायोजन करने की स्किल उसके अंदर समाहित हो कि किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट कर सके अपने साथ। तो ये चीजें नोट कर लेना, जैसे समायोजन है, निर्णय लेना है, तो आपके ऑप्शन में यही आएगा कि खेल विधि में किस प्रकार के कौशल या स्किलों का विकास होता है, ठीक है। खेलों में विशिष्ट परिस्थितियों तथा अवस्थाओं के लिए कुछ नियम भी बनाए जाते हैं जिनका छात्रों को भूमिका निर्वहन में अनुसरण करना होता है और नियमों के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्णय लिया जाता है। भूमिका निर्वहन की एक आलेख तैयार किया जाता है या पत्रावली कहते हैं जिसको, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है और इसके अनुरूप ही छात्रों को भूमिका दी जाती है। भूमिका क्या दी जाती है। उदाहरण इसके, ठीक है, जैसे आपके विद्यालय या महाविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र में मतदान करने और उसके महत्व का ज्ञान देना होता है। तो कुल मिला के जो भारत का लोकतंत्र है उसका जो बच्चों को जो ज्ञान देना उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। भारत में जो लोकतांत्रिक जीवन के ढंग को स्वीकार किया गया है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है में मतदान प्रणाली का विशेष महत्व होता है। समाज और राष्ट्र में अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। तो इस प्रकार के अनुभव विद्यालय जीवन में प्रदान करना चाहिए। जैसे हम मॉनिटर बनाते हैं तो मॉनिटर के लिए चुनाव कराते हैं,
कक्षा में कहते हैं ना कि आपका ये मॉनिटर होगा, इसके लिए आपको चुनना है। तो एक प्रकार से उनको लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। तो एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ठीक है। छात्रों की समस्याओं को कैसा हल किया जाए अथवा उनके साथ समायोजन किया जाए, इस प्रकार के अनुभव उन्हें दिया जाता है। छात्रों के नेतृत्व के विकास तथा नेतृत्व की भूमिका निर्वाह करने का ज्ञान तथा अनुभव भी इसमें दिया जाता है। तो कुल मिलाकर छात्रों को की जो पर्सनैलिटी है, ये व्यक्तित्व है, उसका विकास करना भी शैक्षणिक खेल विधि का एक क्या है, उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। अगर आता है अनुकरणीय शिक्षण विधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। आपके सिलेबस में इसको दे रखा है अनुकरणीय सामाजिक कौशल शैक्षणिक विधि दे रखा है। ठीक है, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा और इसमें भी पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ाऊंगा इस विधि को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ये अनुकरणीय शिक्षण विधि है, ये है क्या? ये जो बीएड प्रशिक्षित होते हैं या जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, उस संस्थानों में ये विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। जब जैसे देखो आप बीएड करते हो, जब आप बीएड की क्लासें आपकी चलती हैं, तो आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है, माने पाठ योजना या पाठ प्रदर्शन एक दिया जाता है। तो आप एक पाठ योजना बना के आते हैं और फिर टीचर के द्वारा, जो आपका निरीक्षक होता है, उसके द्वारा आपको कहा जाता है कि आप इस जो आपने पाठ योजना बनाई है, इसका प्रदर्शन आप सामने कीजिए क्लास में। और जो आपके साथी होते हैं वो आपके छात्र बन जाते हैं। जो आपके बीएड के साथी होते हैं वो एक प्रकार से आपके छात्र बन जाते हैं और उनके सामने आपको शिक्षण करना होता है। तो एक प्रकार से इसी को अनुकरणीय शिक्षण विधि कहते हैं, जिसमें आपके जो कौशल है उसका विकास किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये सामाजिक कौशल का विकास के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग मैंने ज्यादा कहा है कि परीक्षित संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपके साथ भी जब आपने बीएड किया होगा तो आपकी जो क्लासें चलती हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्लासों में ये अनुकरणीय विधि अपनाई जाती है, जिसमें मैंने कहा कि आपको एक टीचिंग करनी होती है और जो आपके साथी होते हैं वो आपके छात्र बन जाते हैं। और जो आपने पाठ योजना बनाई है उसका आप क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण उनके सामने करते हैं, एक शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो कह सकते हैं एक नाटकीय विधि है ये, कि आपने एक नाटक करना है शिक्षक का, और जो आपके सहपाठी है वो एक नाटक करेंगे छात्र का। तो एक नाटकीय विधि मानी गई है किसको, अनुकरणीय शिक्षण विधि को। क्या मानी गई है, एक नाटकीय विधि मानी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छात्रों को इसके अभ्यास में शिक्षक तथा छात्र दोनों की भूमिका अपनानी होती है। मैंने आपको एक अच्छा से एग्जाम्पल बता दिया, वो कॉन्सेप्ट याद रखना, तो उससे आपके ये अनुकरणीय शिक्षण विधि है, ये आपका सैमुअल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैमुअल। ठीक है, छात्र अध्यापक को एक छोटे प्रकरण को अपने साथियों को ही पढ़ाना होता है। उसके अन्य साथी छात्रों की भूमिका अपनाते हैं और शिक्षण के जो कार्यों की समीक्षा की जाती है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके बाद अन्य छात्र अध्यापक भी शिक्षण करते हैं। तो बारी बारी से जितने भी आपके साथी है वो एक एक करके शिक्षण किया जाता है और आप क्या बनते हैं, एक छात्र बनते हैं। तो कुल मिला के वो कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखना जो आप बीएड में करते हो। ठीक है, बीएड में या डीएड में जो भी शिक्षण के संबंधित परीक्षित केंद्र होते हैं उन सब में ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, इसके नियम क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं, स्वयं कार्य करने के लिए अधिक सिखाया जाता है, वास्तविक कक्षा शिक्षण से पूर्व अभ्यास का अवसर मिलता है। देखो आपको एक, मैंने कहा नाटकीय विधि है, तो आपको एक आर्टिफिशियल क्लास क्रिएट करनी होती है वहां पे। ठीक है, एक प्रकार से फीडबैक प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें, कि आप बार बार फीडबैक लिए, माने पृष्ठपोषण प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, फीडबैक। ठीक है, सामाजिक कौशल का विकास, मनोवैज्ञानिक अधिगमों के उपयोग में सब। अब इसके स्टेप क्या है, इसके स्टेप देखो मुख्य रूप से सबके 6 स्टेप होते हैं, कई होते हैं जिनके 7 होते हैं, 8 होते हैं, और मुख्य रूप से 6 स्टेप सब शिक्षण विधियों के होते हैं। तो पहला स्टेप होता है, देखो पहला स्टेप देखो, आप जब बीएड में आपने टीचिंग की हो वही स्टेप अपनाने।
आप पाठ योजना भी इसी स्टेप से बनाते हैं। सबसे पहले देखो, आपने एक लेसन तैयार करना, तो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना है। दूसरा, जो छात्र अध्यापक है वो शिक्षक, छात्र और निरीक्षक की भूमिका कब कब निभानी होगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार करना। कब वो शिक्षक की टीचर की भूमिका अपनाएगा, कब वो छात्र की भूमिका निभाएगा, और कब वो निरीक्षक की भूमिका अपनाएगा, तो ये आपने दर्शाना है। तीसरा स्टेप है इसका, छात्र अध्यापक अपने प्रकरण का चयन करता है और उससे संबंधित शिक्षक कौशलों के विशिष्ट रूप को निश्चित कर लेता है। ठीक है। चौथा है, शिक्षक व्यवहार के निरीक्षण विधि का भी चयन किया जाता है कि शिक्षण, अभी आएगा आपका निरीक्षक विधि, औपचारिक वो अभी बताया जाएगा कि निरीक्षण विधि में किस प्रकार से होता है। पांचवा है, शिक्षण का अभ्यास किया जाता है और उसके निरीक्षण का आलेख तैयार किया जाता है। लास्ट स्टेप है, शिक्षक के अंत में उसकी समीक्षा की जाती है और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। फिर उसे पुनर्वर्णन मिलता है। फिर उसको जो शाबाशी मिलती है, गुड है, एवरेज है, एक्सीडेंट है, या वीक है, या बहुत ही वीक है, इस प्रकार के पुनर्वर्णन उसको मिलते हैं। जब वो अपना पूरा सेक्शन कार्य कर लेता है, सब चीज कर लेता है, उसके बाद उसके आधार पर उसको पुनर्वर्णन मिलता है। तो ये आपके अनुकरणीय विधि के 6 स्टेप है। ठीक है, क्या है? 6 स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में बता दिया कि अनुकरणीय विधि क्या होती है। ठीक है, जब आपने अगर अच्छे से बीएड किया होगा या आपको याद होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? इसमें छात्र अध्यापक के जीवन से संबंधित कौशल का विकास अनुभवों द्वारा किया जाता है। अपनी क्रियाओं का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन छात्र अध्यापक बड़ी प्रकार से समझ सकता है। शिक्षक व्यवहार के स्वरूप का विकास आपेक्षिक ढंग से किया जा सकता है। सामाजिक कौशल का विकास किया जा सकता है। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। देखा, मैं अभी दोबारा भी बताऊंगा इसको, समाज जो आपके सिलेबस में लिखा है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल विधि। ठीक है, उसमें थोड़ा सा है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस विधि की सीमाएं क्या है? मैंने कहा, एक तो बनावटी आर्टिफिशियल क्लास होती है, तो यहाँ पे तो हम सफल हो जाते हैं, मगर जब हम वास्तविक कक्षा में जाते हैं तो वहां पे हम कई बच्चे होपलेस हो जाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है उनके अंदर। क्यों? हम वास्तविक क्लासों में कभी गए नहीं, हमने एक आर्टिफिशियल क्लास में टीचिंग की है। तो ये काफी समस्या आती है शुरू में शिक्षकों को। बाद में अगर अच्छे से उन्हें इसको हैंडल कर दे तो एक अच्छा सफल टीचर भी बन सकता है। ठीक है, मगर ज्यादातर जब रियल क्लासों में जाते हैं तो आत्मविश्वास हाई होना चाहिए। सामान्य शिक्षक व्यवहार के विकास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। जो विशिष्ट स्किल है, टीचिंग स्किल है, वो इस विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके सामान्य रूप से जो टीचिंग की स्किल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सुझाव, इसका प्रयोग करने से पूर्व इसके बारे में समझ लेना चाहिए। छात्रों की भूमिका निभाने के समय प्रवक्ता की उपस्थिति भी होनी चाहिए, टीचर की उपस्थिति। शिक्षक के अंत में समीक्षा के समय प्रवक्ता भी होना चाहिए, उसे पुनर्वर्णन देने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक शिक्षण से पूर्व इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये आपके अनुकरणीय शिक्षण विधि है, काफी इजी है और एक कॉन्सेप्ट से आपने इसको समझना है। ठीक है, अगली विधि पे चलते हैं। बहुत ज्यादा विधि है और कोई भी विधि से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो सिलेबस है, जो कि एसएससी कभी जो सिलेबस देता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, वो लिख लेता है, उसी के अंतर्गत आपके सब चीजें आती है। अब उसने टीचिंग मॉडल दे दिया है तो उसके अंदर आपके सब प्रकार की मॉडल, विधियां, सब चीज आ जाती है। कि वो पर्टिकुलर अगर चीज देता तो हमारे क्वेश्चन हमको सिलेबस में आसान पड़ जाता है कि हम वही चीज पढ़ते हैं। जैसे आपके यूके पीसीएस देता है, फिक्स सिलेबस देता है लेक्चर का, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मगर यहाँ वो एक प्रकार से व्यापक रूप में सिलेबस देता है, आपका सब्जेक्ट का हो या फर्स्ट पार्ट का हो, तो उससे कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कुछ। तो हमको जो उसके अंतर्गत आ सकते हैं वो सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर है शिक्षण निरीक्षण विधि, मैंने अभी बताया तो निरीक्षण विधि किस प्रकार से होती है, निरीक्षण विधि में बताऊंगा आपको, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, निरीक्षण विधि ज्यादातर व्यक्तित्व के आकलन
मतलब जो आकलन किया जाता है उसी को निरीक्षण विधि होती है। जो शिक्षक का या छात्र अध्यापक का जो आकलन करना है या छात्रों के शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो आकलन या छात्रों का आकलन करना है वो निरीक्षण विधि। निरीक्षण मतलब निरीक्षण करना, सिंपल है, ठीक है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो इसके गुण क्या होते हैं। सुव्यवस्थित निरीक्षण, ठीक है, वस्तुनिष्ठ और पक्षपात रहित निरीक्षण, प्रयात्मक निरीक्षण, वैधता, उपयोगिता और विश्वसनीय निरीक्षण होना चाहिए, मौलिकता के आधार पर होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो मेन चीज है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। बाकी आपके जो आपको पीडीएफ सेंड होता है उसमें आप विस्तार रूप से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यही पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। निरीक्षण विधि का वर्गीकरण, तो मानव गतिविधियों के विषय में सूचना और कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। स्वयं देख के, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछकर अथवा किसी तीसरे व्यक्ति से उसके बारे में पूछकर, इन सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परोक्ष विधि के आधार पर व्यक्तित्व मापन विधि के फलस्वरूप इसमें अंतर आ जाता है। इस प्रकार रूपांतरिक विधियों का विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ज्यादातर तो जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसमें इस निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पर्सनैलिटी भी पढ़ाई जाएगी आपको, जिसमें प्रक्षेपी अपेक्षित प्रक्षेपित दो प्रकार की विधियां होती है। उसमें भी एक विधि में आ जाता है आपका निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि एक प्रकार से व्यक्तित्व की शिक्षण विधि है, या व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी की जो आकलन वाली विधि होती है वो निरीक्षण विधि के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसमें स्वयं देखकर निरीक्षण का मतलब क्या है, देखकर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको जाके देखना पड़ेगा। आप प्रश्न पूछ सकते हो या उनके जो पाठ्यक्रम है उनको देख सकते हो और उनके क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी समय जब भी क्लास में। तो इस प्रकार के विधि को निरीक्षण विधि कहते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, परिस्थिति निरीक्षण विधि, औपचारिक निरीक्षण विधि, अनौपचारिक निरीक्षण विधि। 3 प्रकार की विधियां होती हैं, परिस्थिति आधारित, औपचारिक आधारित और अनौपचारिक आधारित, ठीक है। परिस्थिति आधारित परीक्षण किस प्रकार से होता है, ठीक है। यह व्यक्ति मापन की एक रोचक प्रवृत्ति है, क्योंकि ये जीवन परिस्थिति नहीं है, ये जीवन परिस्थिति में नहीं है, अथवा इन परिस्थितियों में व्यवहार का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता है। तब इस प्रवृत्ति के द्वारा नेतृत्व, कठिनाइयों से जूझने की क्षमता, कर्मठता आदि गुणों का मापन संतोषपूर्वक से हो सकता है। तो जो निरीक्षण विधि है, एक प्रकार से मैंने कहा कि ये व्यक्तित्व संबंधित विधि है। अब मैंने कहा परिस्थिति परीक्षण, तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रिएट वातावरण को क्रिएट करते हैं। जैसे व्यक्ति जब मैं आपको पर्सनैलिटी बताऊंगा उसमें ये विधि एक वातावरण तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल, और उसके आधार पे एक उनका मापन किया जा सकता है। तो ये जो परिस्थिति निरीक्षण विधि है एक आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है। क्या होती है, कृत्रिम होती है। और इसके आधार पे व्यक्ति के जो व्यवहार करता है या जो व्यवहार का प्रदर्शन करता है उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व मापन किया जाता है। तो व्यक्तित्व में भी आएगी विधि, ठीक है। तो वहां पे मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा इसको, आप केवल बताऊंगा निरीक्षण विधि के द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। कैसे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह मेयर और हास छोड़ने किया था 1925 में, ठीक है। पहले ये सेना से संबंधित अफसरों के लिए किया गया था, बाद में इसको शिक्षण में लाया गया और व्यक्तित्व नापन किया गया, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार के परीक्षणों की विश्वसनीयता वैधता के विषय में संतोषजनक आंकड़े तभी उपलब्ध होते हैं, नहीं होते हैं। एक प्रकार से मैंने कहा आर्टिफिशियल है, तो हम एक प्रकार से गैस लगा सकते हैं। 100% वो आंकड़े सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परिस्थिति निरीक्षण विधि है। औपचारिक निरीक्षण विधि क्या है, तो देखो निरीक्षण विधि एक प्रकार से प्रवृत्ति है, क्या है, प्रविधि है, जो शिक्षक कभी ले भी सकता है और कभी आवश्यकता अनुसार ले भी सकता है और नहीं ले भी सकता है, ठीक है। जैसे इसको हम ये लगा सकते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं तो बीच बीच में हम छात्रों के पास जाकर
जाकर उन देखते हैं कि वो सीख सकता है नहीं सीख, उसने कितना सीखा है नहीं सीखा है, ठीक है। या हम उनकी कॉपियां जब चेक करते हैं या देखते हैं तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से निरीक्षण विधि है, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति में निरीक्षणकर्ता बालक के व्यवहार का अवलोकन औपचारिक रूप से करता है। बालक अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है और निरीक्षक अपने निरीक्षणों को लिपिबंद करता जाता है। स्पष्ट है कि जो नवगुण की उपस्थिति में बालकों का व्यवहार अस्वाभाविक होता है। जब कोई निरीक्षक आता है और निरीक्षण करता है तो बालक जो व्यवहार करते हैं वो अस्वाभाविक होता है, वो नेचुरल व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप व्यवहार का निरीक्षण शुद्ध नहीं रह पाता है। उपयुक्त कमी होने के कारण औपचारिक निरीक्षण प्रवृत्ति के द्वारा बालकों के व्यवहार के विषय में आसानी से सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बालक अपने व्यवहार को कृत्रिम बनाने की चेष्टा नहीं करता है, अतः किसी भी अजनबी की उपस्थिति में अधिक देर तक अपनी प्रकृति को नहीं छुपा सकता है। जब निरीक्षक आता है, पहले देखो निरीक्षण होता था स्कूलों में, तो काफी कुछ समय तक जो बालक है वो अपने व्यवहार को बनावटी बना सकता है, पर ज्यादा अधिक समय तक नहीं बना सकता है। ज्यादा समय के बाद वो अपने नेचुरल रूप में आ जाता है और उस समय निरीक्षक उसका निरीक्षण कर लेता है। बालकों के भाषा का विकास बहुत सीमित होता है, अतएव जो भी प्रवृत्ति मौखिक या लिखित संप्रेषण पर आधारित होती है उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में औपचारिक निरीक्षण ही प्रयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। अनौपचारिक एक प्रकार से औपचारिकता का ही एक सुधार रूप है, ठीक है, जो सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका निरीक्षण विधि का क्या क्या इसमें चीजें होती है, देखो। व्यवहार के दबाव के विषय में निर्णय लेना चाहिए, अर्थात यह बड़ी भांति सोच लिया जाए कि व्यवहार में कौन कौन से पक्ष का अवलोकन करना है और उन्हीं का निर्धारण किस सीमा तक करना है, ठीक है। व्यवहार अवलोकन के अभिलेखों के लिए सहायक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे टैब रिकॉर्डर, कैमरा, जो भी आपकी सहायक सामग्री है, एक प्रकार से उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं औपचारिकता में। जैसे इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू भी क्या है, निरीक्षण विधि है, ठीक है। तो एक प्रकार से अनौपचारिक को क्या है, निरीक्षण विधि है, ठीक है। लाभ क्या होते हैं ये आपने पढ़ना है, सीमाएं क्या होती है, ठीक है। तो निरीक्षण विधि एक प्रकार से समझो कि एक प्रवृत्ति है, जैसे आप व्यक्तित्व किसी का ज्यादा ये व्यक्तित्व नापन वाली एक विधि है, ठीक है। आप उनके शैक्षणिक उद्देश्य कितने प्राप्त हैं उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन है उनका निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को नापने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है निरीक्षण, ठीक है। अगर है पाठ प्रदर्शन विधि, एक पाठ योजना विधि होती है, एक पाठ को प्रस्तुतिकरण करने वाली विधि होती है, एक, ठीक है। ठीक है, तो पाठ प्रदर्शन विधि की बात हो रही है, तो मैंने कहा है कि जब हमने पाठ योजना तैयार की है, अब उसके प्रस्तुतिकरण के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको कहते हैं पाठ प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन का मतलब प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो एक प्रकार की परंपरागत विधि है जो प्रशिक्षण की परंपरा है। जो सीखने वाले बच्चे होते हैं या जो बीएड वाले बच्चे होते हैं या जो प्रशिक्षित होते हैं उनके लिए ये विधि होती है। एक प्रकार से परंपरागत विधि है, पहले से चली आती है, ठीक है। अब इनमें क्या किया गया, इनका प्रयोग हमने तकनीकी संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी किया जाने लगा है। तो एक प्रकार से अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम में अधिक उपयुक्त होती है। यह प्रवृत्तवादी विधि मानी जाती है। कैसी विधि मानी जाती है, प्रवृत्तवादी विधि। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पाठ प्रदर्शन विधि है किस प्रकार की विधि है, प्रवृत्तवादी विधि। देखो समय समय में मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पाठ प्रदर्शन विधि है वो किस प्रकार की विधि है, प्रवृत्तवादी विधि है, प्रवृत्तवादी विधि है।
ठीक है। अनुदेशक का मतलब समझ गए, जो शिक्षण के अलावा जो क्रिया क्रियाप होते हैं, जितनी भी प्रकार की मैंने आपको शिक्षण में बता दिया अनुदेशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि अनुदेशन जिस प्रकार पाठ का प्रदर्शन करता है, छात्र अध्यापक अनुकरण करने का प्रयास करता है और इसका अध्यापन और शिक्षा प्रशिक्षण विभागों में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, सबसे पहले जो आपका शिक्षक है जो आपको सिखा रहा है वो एक डेमो देता है। क्या देता है? डेमो देता है। जब वो डेमो देता है आपको, फिर बाद में जो सीखने वाले हैं वो छात्र अध्यापक हो सकते हैं या जो भी प्रशिक्षित व्यक्ति है वो उसी का अनुकरण करते हैं, सेम वैसे ही कॉपीराइट करता है कि मैं भी ऐसे ही अपना पाठ प्रदर्शन या अपना प्रस्तुतिकरण कर सकूं। तो इसमें अनुकरणीय का भी बहुत महत्व है कि जो छात्र अध्यापक है वो जो पाठ प्रदर्शन सिखाया गया है उसी का अनुकरण करते हैं, ठीक है। एक पाठ योजना अलग है, पाठ प्रदर्शन विधि अलग है, याद रखना, ठीक है। अब किस प्रकार से, तो 3 स्टेपों में इसका अनुसरण किया जाता है। पहला स्टेप, ठीक है, उद्देश्यों की व्याख्या करना। तो सबसे पहले जब हम टीचिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्य के लिए हम ये पाठ आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है विकास, पहला होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपका उद्देश्य बताना होता है कि किस उद्देश्य के आधार पे आप ये पाठ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है विकास, ठीक है। पाठ को विकसित किया जाता है और जिसमें शिक्षक प्रश्नों और सहायक सामग्री को प्रयुक्त करता है। पहले उसने व्याख्या की उद्देश्यों की, उसके बाद उसने पाठ पढ़ाया जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके उस पाठ को समझाया। क्या किया? समझाया पूरी तरह। तो पहला प्रस्तावना, दूसरा विकास, तीसरा होता है अंतिम होता है एकीकृत करना। क्या करना? एकीकृत करना है। अंतिम सोपान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के एकीकरण करने का अभ्यास किया जाता है और मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। भाई किसके लिए होते हैं? देखो, ये सामान्य विधि नहीं है शिक्षण की, ये टीचिंग की विधियां हैं। किसके लिए है ये विधि? छात्र अध्यापकों के लिए। किसके लिए? छात्र अध्यापकों के लिए, ठीक है। छात्रों के लिए तो सिंपल विधि होती है, व्याख्या विधि होती है, आपकी खेल विधि होती है, आपकी आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, जो मैंने आपको मॉडल बताए हैं, शिक्षण मॉडल बताए हैं वो होती है। बाकी जैसे ये प्राज योजना है, पाठ प्रदर्शन विधि है, निरीक्षण विधि है, ये एक प्रकार से जो टीचिंग होते हैं उनके कौशलों का विकास करने के लिए होता है, ठीक है। अधिनियम क्या होता है? इस विधि का यह कॉन्सेप्ट है कि कौशल का विकास अनुकरण से भलीभांति प्रकार से किया जा सकता है। अनुकरण जो होता है वो प्रत्यक्षिति का अवसर दिया जाता है। जो अनुकरण आप करते हैं तो आपको मौका दिया जाता है कि आप इस पाठ का प्रस्तुतिकरण करें, ठीक। इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, कहाँ तक ये सीमित है? छात्र अध्यापकों की मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें अनुकरण पर बल दिया जाता है। तो अनुकरण में कॉपीराइट, तो अपना कौशल वो विकसित नहीं करता है, वो अनुकरण करता है, तो मौलिक विकास नहीं हो पाता है। छात्र पाठ प्रदर्शन को आदर्श से मानकर कौशल का विकास करते हैं, जबकि सभी अनुदेशक पाठ को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक प्रकार से आपकी जो पाठ प्रदर्शन विधि है वो आपके समझ में आ चुका होगा। प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है, एक प्रकार से अनुकरणीय विधि है, ठीक है। प्रवृत्तवादी विधि है जिसमें एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं इससे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी से अंदर से आएगा। अगर आता है आपकी खोज विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है खोज विधि आपकी, ठीक है। अगर आता है आपका खोज विधि, कि खोज विधि क्या है? ठीक है, अभी खोज विधि पढ़ेंगे, उसके बाद 3-4 विधियां और है, ठीक है। खोज विधि के बाद भी 2-3 विधियां और है। अभी हमने के मॉडल भी पढ़ने हैं, गतिमान मॉडल भी पढ़ने हैं शिक्षक के। जो ये सेक्शन वाला चैप्टर है बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अभी
ऐतिहासिक विधि है, उसके बाद इसका प्रक्षेपित विधि है, योजना विधि है, सूक्ष्म विधि है, 10 शिक्षण है, ठीक है, टी टीचिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने अभी पढ़नी है। तो अभी 1-2 क्लासें इसकी और होगी, 1-2 क्लासों में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक खोज विधि, वैसे इसका नाम खोज विधि है, ऐतिहासिक इसका पुराना नाम है, ठीक है। तो एक प्रकार से किस प्रकार की विधि है? ऐतिहासिक या अन्वेषण विधि। अन्वेषण माने नई इन्वेशन, ठीक है, इन्वेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। अन्वेषण माने नई विचारों का समायोजन करना या आविष्कार करना, ठीक है। तो इस जो विधि का जो प्रवर्तक है वो मैंने आपको बताया है, कौन है? J.S. ब्रूनर इसका प्रवर्तक है, ठीक है। इसको ऐतिहासिक खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। शिक्षक का एक ही अर्थ होता है प्रयोग में केवल, ठीक है। कई लोग कहते हैं अलग अलग विधि है, वो एक प्रकार से धोखा है, एक ही विधि है ये, ठीक है, एक ही रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परंतु ये एक दूसरे से भिन्न भी है, एक तो है वह भिन्न भी है, कुछ मामलों में ये क्या है, भिन्न भी है, अन्वेषण और खोज विधि। अन्वेषण का भी आपको अलग पार्ट मिलेगा और खोज विधि का भी अलग मिलेगा, मगर इनका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। मूल कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। जैसे ऐतिहासिक विधि आपके इतिहास या सामाजिक विषयों में किया जाता है। ऐतिहासिक विधि, जो ऐतिहासिक खोज विधि है, उसका प्रयोग ज्यादातर सामाजिक विषयों में किया जाता है, और अन्वेषण जो खोज विधि है वो ज्यादातर आपके वैज्ञानिक या जो वैज्ञानिक विषयों के कॉन्सेप्ट में किया जाता है। तो ऐतिहासिक विधि सामाजिक विषयों के अन्वेषण में किया जाता है, और जो अन्वेषण विधि है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक विषयों जैसे साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, इनमें किया जाता है, ठीक है, इनमें किया जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। स्वरूप क्या है? छात्रों के शैक्षणिक प्रवर्तक में ऐतिहासिक अवलोकन के बाद उनका वर्णन किया जाता है। यह आपको पहले भी पढ़ाया आपने सीटेड रूटेड में, तो ज्यादा इसमें मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। किसी रूप के वर्णन अथवा शासन का वर्णन करके छात्रों में उनकी सफलता असफलता के कारण का याद करना होता है। छात्रों को नए तत्वों की खोज मौलिक रूप में करनी होती है, परंतु विद्यालय स्तर पर छात्र अपने लिए तथ्यों की खोज करता है। इन तत्वों का व्यवस्था इस प्रकार से किया जाता है कि उन्हें नए तत्वों की बोध हो सके। नियम क्या है? छात्रों की क्रियाशीलता के लिए अवसर दिया जाता है, छात्रों को सूझ शक्ति का विकास किया जाता है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से चिंतन का अवसर मिलता है, छात्रों को परिपाक तथा वर्णन करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की खोजों की आवश्यकता इसमें होती है। तो ये कुछ इसकी नियम है। विशेषता सामाजिक तत्वों को रखने की अपेक्षा समझने पर ज्यादा फोकस देता है, ठीक है। छात्रों को क्रिएटिविटी बनाता है, सृजनात्मक चिंतन का विकास किया जाता है। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों प्रकार की क्षमताओं का विकास इसमें किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष दोनों प्रकार के जो मैंने 6 उद्देश्य बताए थे, उन सब की पूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है और भावात्मक पक्ष है, व्यू के द्वारा दिया गया था। 6 मैंने उसके अंदर आपको उद्देश्य बताए थे, उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा किया जा सकता है। छात्र केवल अपने लिए नए ज्ञान की खोज नहीं करता, अपितु संचित ज्ञान का पुनर्स्मरण भी करता है। जो नए ज्ञान को ही नहीं, वो पुराने ज्ञान को भी रिवाइज करता है, ठीक है। ये है आपकी ऐतिहासिक खोज विधि। अन्वेषण आपके विज्ञान से संबंधित है, जिसमें प्रैक्टिकल करके और इसमें जो शिक्षक होता है वो केवल एक निरीक्षक के रूप में होता है, एक अनुदेशक के रूप में होता है, केवल दिशा निर्देश देने वाला होता है। शिक्षक का काम केवल अन्वेषण विधि में हो या ऐतिहासिक खोज विधि में हो, इन दोनों विधियों में केवल जो शिक्षक होता है वो अन्वेषक या एक निरीक्षक के रूप में होता है या एक सलाहकार के रूप में होता है, जो आपके समय में मदद करता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं और साइंस में कोई प्रयोग करते हैं, तो शिक्षक का और आपका एक हेल्पर का काम करता है कि आपको दिशा निर्देशित करता है कि आपको ये प्रयोग करना है, और इसके द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसका आपको आलेख बनाना है और समझ के उसका निष्कर्ष निकालना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि ये बहुत बड़ी विधि है, मगर आपके सिलेबस में नहीं। एक प्रकार की मैट्रिक्स प्रकार की विधि है। आव्यूह जो मैट्रिक्स होती है उस प्रकार की एक विधि है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि।
ये ज़्यादातर आपकी बुद्धि की विधि है, जो बुद्धि आप पढ़ेंगे इंटेलिजेंट, उसकी ये विधि है, उसको नापने की एक विधि होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, नाम ही से लिखा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। एक प्रकार से जो बुद्धि नापने की एक विधि होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ठीक है, ठीक है, एक लोकतांत्रिक विधि है। इसका कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा उनका समूह अधिक विचार दे सकता है। इस शिक्षण विधि का जो कॉन्सेप्ट है समस्या केंद्रित होता है। किस पे केंद्रित होता है? समस्या केंद्रित विधि होती है। ये बात समस्या केंद्रित विधि होती है। तो कैसे शिक्षण विधि है? समस्या केंद्रित विधि। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है? समस्या केंद्रित विधि है। कैसी है? समस्या केंद्रित विधि है। इसमें छात्रों को समस्या दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि समस्या का वाद विवाद करके जो विचार उनके मस्तिष्क में आए उसका प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करें। और यह आवश्यकता नहीं है कि उनके सभी विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। इस प्रकार समूह को प्रोत्साहित किया जाता है और समूह को समस्या का विश्लेषण संश्लेषण का मूल्यांकन किया जाता है। इस शिक्षण व्यवहार का आधार शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होता है। तो मैंने कहा है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है एक प्रकार से बुद्धि नापने की विधि है। इसमें बालकों को समस्या दी जाती है। तो मैंने आपको बुद्धि के चैप्टर में जो ने पिछली बार का बुद्धि पढ़ा होगा उसमें भी बताया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में क्या होती है, एक समस्या दी जाती है पूरे क्लास को, कक्षा को, एक पूरे समूह को, और सबको कहा जाता है कि इसके बारे में सोचो, एनालिसिस करो, चिंतन करो और फिर मुझे जवाब इसका दो। तो ऐसा नहीं कि सब बच्चे पॉजिटिव ही कहे, कुछ नेगेटिव भी कह सकते हैं, कुछ कैसे, तो उन सब का हमको फीडबैक लेना है और उनको प्रोत्साहित करना है कि बताओ, कोई मैंने दबाव नहीं डालना उन पे, स्वतंत्रता पूर्वक उनको कहना सोचो, ठीक है। फिर जो समस्या का समाधान होता है उसका संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें शिक्षा के कौन से उद्देश्य का उद्देश्य होता है? तो देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का संबंध भावात्मक पक्ष से है। देखते हो, भावात्मक मस्तिष्क भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से है। क्या है? उद्देश्यों से है। मगर जब हम कहते हैं हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष क्यों? संश्लेषण और विश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों उद्देश्य किसके हैं? ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। भावात्मक पक्ष में मैंने कहना है गहन करना, अनुसरण करना, चरित्र का निर्माण करना या स्थापन करना, ये मैंने सब आपको भावात्मक पक्ष के उद्देश्य बताए थे। तो इसमें वैसे तो भावात्मक पक्ष है, मगर जो हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में करते हैं, ठीक है। जब इसको अप्लाई करते हैं तो भावात्मक रूप से करते हैं, और जब इसका मूल्यांकन या इसका उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है वो ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में होती है, ठीक है। इस शिक्षण व्यू में छात्रों में अच्छे विचारों का विकसित करने में सहायता होती है। इस शिक्षण विधि में के मूल्यांकन के लिए सृजनात्मक परीक्षाओं को अधिक सहायता माना गया है। जो एडजस्टमेंट परीक्षाएं होती है उनको ज्यादा माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस परीक्षा में जो क्रिएटिविटी क्षमताओं के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो एक प्रकार से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है बहुत ईजी है, ठीक है। एक प्रकार से बुद्धि का भी एक चैप्टर का एक विधि है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली जो विधि है शॉर्ट में पढ़ेंगे, परिपक्षा विधि। परिपक्षा विधि, ठीक है, परिपक्षा विधि। परिपक्षा विधि एक प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों और संख्याओं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। परिपक्षा अनेक प्रकार की होती है। परिपक्षा ढंग से उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। परिसंख्या का उद्देश्य प्रक्रिया है। ज्ञान के प्रत्येक शिक्षण और शोध में परिपक्षा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एक प्रकार से जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत आरामी है, माने मल्टीपल कॉन्सेप्ट है इसके परिपक्षा विधि के मल्टीपल कॉन्सेप्ट है इसके, ठीक है। और ये शिक्षा के प्रश्नों पे आधारित होता है, प्रश्न उत्तरों पे आधारित होता है। कौन? परिपक्षा, ठीक है। इसकी इंग्लिश मीनिंग मैं बता दूंगा नोट्स में, ठीक है। जब शिक्षा प्रश्नों पर आधारित होती है तो परिपक्षा की परिभाषा दी जा सकती है। ये एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट है जिसकी परिभाषा करना कठिन है। कि एक प्रकार से इसका जो मीनिंग है वो बताना बहुत ही क्या है, कठिन है। कि इसकी एक प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मल्टी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है?
मल्टी कॉन्सेप्ट, ये किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए होता है। तो इसकी अनेक परिभाषाएं हैं, तो एक पर्टिकुलर इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। ये समस्या केंद्रित कॉन्सेप्ट भी है इसका, ठीक है। ज्यादातर ये देखो, अधिगमन और शिक्षण में भी समस्या केंद्रित होती है, योजना विधि समस्या केंद्रित होती है। जब शिक्षण छात्र केंद्रित होता है तब परीक्षा पढ़ते हैं, तो छात्र शिक्षक छात्र केंद्रित विधि भी है। तो मैंने कहा मल्टी कॉन्सेप्ट विधि है, इस वजह से इसको परिभाषित करना, ठीक है। तो जॉन डीवी ने इसके 4 प्राथमिक अभिरुचियों का उल्लेख किया है। इसमें छात्रों की रुचि की मूल इच्छाएं जिन्हें वे जानना चाहते हैं, वाद माने जो वाद विवाद में छात्रों की संप्रेषण की क्षमता, क्रिएटिविटी का रचनात्मक कार्यों से आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रतिभाएं। ये जॉन डीवी ने 4 प्रकार की अभिरुचियां इस मेथड के अंतर्गत बताई है, ठीक है, ठीक है। ये ज्यादातर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और दार्शनिक फिलॉसफी से संबंधित, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, वो आपके विषयों से संबंधित है। विषयों के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है, कला संबंधित, विज्ञान संबंधित और दार्शनिक संबंधित, ठीक है। इसमें केवल क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परिप्रेक्षी की अवस्थाएं 2 होती हैं, ठीक है। एक उत्तर की ओर देखना और उत्तर की वैधता परखना। सबसे पहले जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले अवस्था होती है कि उत्तर को देखना, कि उत्तर को देखना या समझना। उत्तर की ओर देखना माने दिशा नहीं, आंसर की ओर देखना, ठीक है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आंसर की तरफ देखना। दूसरी, उस आंसर की वैधता वेरीफाई करना, परखना कि ये आंसर सही है नहीं है, ये जो हम, ठीक है, परिस्थिति देखिए उसके आधार पर आंसर सही है नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक परीक्षित, ठीक है। इसमें भी क्या करना, इसमें भी समस्या का पहचान करना, समस्या का समाधान का उत्तर करना, पाठ्य सामग्री का निरीक्षण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, सेम वही है, ठीक है। प्रयोग क्या है, देखो, परिपक्षा का सभी विषयों में शिक्षण में सभी स्तरों का प्रयोग किया जाता है। आगमन निगमन शिक्षण विधि के प्रयोग में परीक्षा का प्रयोग एक सहायक प्रवृत्ति के रूप में होता है। तो एक प्रकार से सहायक प्रवृत्ति भी है। परिपरीक्षा का उपयोग शिक्षण, अन्वेषण, परीक्षण तथा शोध में किया जाता है। परिपक्षा का उपयोग एक प्रक्रिया, एक आयाम, एक विधि, एक प्रवृत्ति के रूप में किया जा सकता है। तभी तक मल्टी कॉन्सेप्ट वाइज है ये। परिपक्षा से ज्ञान की जो वैधता है उसकी परखी जाती है। विभिन्न प्रकार के चिंतन का प्रयोग किया जाता है। तो परिपरीक्षा एक समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? समस्या केंद्रित विधि है ये, ठीक है। तो जो परिपरीक्षा विधि आएगी समस्या केंद्रित विधि है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज्यादा है। अवस्थाएं 2 है, उत्तर की ओर देखना, उत्तर को वेरीफाई करना, ठीक है। विषयों के आधार पर 3 प्रकार की होती है, कला, विज्ञान और दार्शनिक। 3 प्रकार की इसकी क्या होती है? परिपक्षा। परिपक्षा में एक प्रकार से खोज करना, खोज ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। समस्या का समाधान की खोज करना, ठीक है। तो ये विधियां हुई आपकी, ठीक है। कुछ प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, जैसे वर्णन प्रवृत्तियां, व्याख्या प्रवृत्तियां, ठीक है, आपकी अभ्यास प्रवृत्ति, दिल प्रवृत्ति, दिल आपके इसमें है, ठीक है, अभ्यास प्रवृत्ति, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्वेषण प्रवृत्ति है, वो मैंने बता दिया, फिर से बताऊंगा। और जो आपके सिलेबस में है, माइक्रो टीचिंग, अनुकरणीय सामाजिक कौशल विधि, दल शिक्षण, टी टीचिंग, ठीक है। ये चारों मैं आपको विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, तो ये आपके सिलेबस में है और इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।